नमस्कार। प्रस्तुत है आकाशवाणी रोहतक से 29 फरवरी 2024 को प्रातः 7:15 बजे प्रसारित हुई आनंद प्रकाश आर्टिस्ट की कहानी औरत की व्यथा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा, जिसमें आज आप सुनेंगे आनंद प्रकाश आर्टिस्ट से एक कहानी। शीर्षक है औरत की व्यथा। सरकारी खर्चे पर प्रांत की साहित्य अकादमी के सौजन्य से आयोजित साहित्य संगम अपने आप में एक अनूठा आयोजन था। हर कोई इसे साहित्यकारों का महाकुंभ कह रहा था। कहीं साहित्यकार आपस में चर्चा कर रहे थे, तो कहीं अलग अलग सभागारों में विभिन्न साहित्यिक विधाओं पर विचार गोष्ठियां चल रही थीं और साथ ही साथ विभिन्न विधाओं के अकादमी की ओर से श्रेष्ठ कृति सम्मान प्राप्त साहित्यकारों का सम्मान भी किया जा रहा था। हिंदी साहित्य से संबंधित सभागार में भी ऐसा ही चल रहा था। अकादमी के श्रेष्ठ कृति सम्मान से सम्मानित लेखक अथवा लेखिका का नाम पुकारा जाता, उसे सम्मान पाने के लिए मंच पर आमंत्रित किया जाता, उसे विधिवत रूप से सम्मानित किया जाता और फिर वह अपनी रचना यात्रा के बारे में संक्षेप में बताता। कहा जा सकता है कि साहित्यकार की अपनी रचना यात्रा की कहानी भी किसी साहित्यिक रचना से कम नहीं होती है, पर इसे आधे झूठ के रूप में साहित्य में प्रस्तुत करना जितना आसान होता है, उतना ही कठिन होता है अपने जैसे लोगों के सामने मंच पर खड़ा होकर संक्षेप में प्रस्तुत करना। मंच पर जाते जाते साहित्यकार को सोचना पड़ता है कि वह अपनी बात को कहां से शुरू करके कहां समाप्त करे, कि वह उसे दिए गए थोड़े से समय में वो सब कह जाए जिसे मंच और मंच के सामने बैठे लोगों ने उससे सुनना चाहा है। अपना नाम पुकारा जाने के इंतजार में बैठी डॉक्टर निशा भी मन ही मन अपनी रचना यात्रा की कहानी को संपादित कर रही थी कि तभी मंच संचालक ने उसकी ओर मुखातिब होते हुए कहा था, और अब श्रेष्ठ कृति सम्मान पाने वालों की सूची में मैं आगे बढ़ूं तो मेरे सामने अगला नाम है डॉक्टर निशा का। निशा का नाम पुकारा जाते ही औपचारिकतावश सभागार तालियों से गूंज उठा था, किंतु साथ ही साहित्यकारों के बीच आपसी खुसर फुसर भी शुरू हो गई थी। कोई कह रहा था कि ये डॉक्टर निशा नाम पहले तो कभी किसी पत्र पत्रिका में नहीं देखा, तो कोई कह रहा था कि नहीं देखा तो अब देख लो। इस युग में सब कुछ संभव है। तालियों की ताल पर हाल में खुसर फुसर होती रही थी और अपनी सीट से उठकर निशा मंच की तरफ बढ़ गई थी। मंच पर चढ़ने के 3 पायदान थे। दूसरे पायदान पर पांव रखते रखते उसने दर्शकों की तरफ दृष्टि डालकर दर्शकों का अभिवादन किया था और तीसरे पायदान पर पांव रखते ही वह मंच पर उसे सम्मानित करने के लिए खड़े महानुभावों से मुखातिब हो गई थी। जिससे भी उसकी नजर मिलती गई वह सबका अभिवादन करती गई। इसके साथ ही साथ उसके गले में फूलों का हार डालने, शाल ओढ़ाने और प्रशंसा पत्र देकर उसे सम्मानित करने की सब क्रियाएं भी क्रमशः चलती रही। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी साथ साथ होती रही और अब बारी थी उसके द्वारा अपनी रचना यात्रा से सबको अवगत करवाने की। गले में फूलों का हार पहने, कंधे पर सम्मान का शॉल डाले और सम्मान पत्र को सीने से लगाए माइक की ओर बढ़ते वक्त उसने अपने दिल की तेज होती धड़कनों को नियंत्रित करते हुए कहना शुरू किया था। मित्रों नमस्कार। यूं तो मेरी रचना यात्रा भी आपसे भिन्न नहीं है। मुझे भी अन्य रचनाकारों की तरह से परिवेशगत परिस्थितियों ने लिखने के लिए प्रेरित किया है और उसी के चलते आज मैं आपके सामने श्रेष्ठ कृति रचनाकार के रूप में खड़ी हूं। किंतु आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि इस कृति के अलावा अब तक मेरी अन्य कोई कृति प्रकाशित नहीं हुई है। ऐसे में मैंने इस श्रेष्ठ कृति सम्मान की घोषणा के बाद बधाई और शुभकामनाओं से कहीं अधिक अपने परिवेश के उन लोगों की तरफ से मिली आलोचना के दंश को झेला है, जिन्होंने आज तक न तो मेरी कृति को पढ़ा है और न ही कभी ये जानने की कोशिश की है कि मैंने इसकी रचना क्यों की है। निशा के इस प्रश्न पर सभागार में सन्नाटा छा गया। उसने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, इस संदर्भ में अधिक विस्तार में न जाकर मैं सीधे सीधे अपनी रचना यात्रा पर आना चाहती हूँ। किंतु किसी भी रचनाकार की रचना यात्रा अचानक शुरू नहीं होती है। कभी कभी उसे रचनाकार बनाने वाली कुछ परिस्थितियां उसके जन्म से भी बहुत पहले से उसका पीछा करती हुई आती हैं और उसके जन्म के साथ ही नए रूप में जन्म लेकर ऐसा कुछ करती हैं कि जन्म लेने वाला व्यक्ति आगे चलकर या तो कुछ लिखे या फिर मरे। निशा की इस बात पर पूरा सभागार ही सोचने की मुद्रा में आ गया था। निशा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जी हाँ,
हो सकता है आप में से कुछ या फिर सभी के सभी मेरी इस बात से सहमत ना हो, किंतु मेरी रचना यात्रा का सच यही है। कहते कहते वह रुकी और फिर उसने कहा, एक लड़की के रूप में जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, वह परिवार मेरे जन्म से पहले लड़के की उम्मीद लगाए बैठा था। मेरे जन्म से घर में मातम छा गया। लड़के को जन्म देकर मेरी दादी को पोते की दादी बनाने वाली ताई की तुलना में मेरी माँ को परिवार में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगा। उसके साथ बात बात पर झगड़ा किया जाने लगा और तरह तरह के ताने देकर घर से निकल जाने को कहा गया। मेरी माँ तो आज इस दुनिया में नहीं है, पर मेरी नानी ने मुझे बताया है कि मेरे पिताजी का हाथ जब एक बार मेरी माँ पर उठा तो बस उठता ही चला गया, और इसी के चलते मेरी माँ को मार पीट कर घर से निकाल दिया गया। घर से निकाल देने के बाद जिस तरह हर औरत के पांव एक बार तो अपने मायके की तरफ अवश्य उठते हैं, उसी तरह से मेरी माँ भी अपने मायके में पहुंची। उसे लेने कोई नहीं आया, किंतु फिर भी मेरे नाना नानी और मामा ने मेरी माँ को ही ये कहते हुए उसकी ससुराल वापस भेज दिया कि शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है। यदि तुमने अपने घर को नहीं संभाला तो घर बिखर जाएगा, और फिर सब दिन एक समान भी तो नहीं होते हैं। अपनी रचना यात्रा की कहानी को आगे बढ़ाते हुए निशा ने कहा, मायके वालों के समझाने पर मेरी माँ मुझे मेरे नाना नानी के पास छोड़कर अपनी ससुराल चली गई। उन्हें लगा था कि जैसे सारे झगड़े की जड़ मैं ही हूँ। यदि मैं उनकी गोद में दिखाई न दूंगी तो शायद अब झगड़ा न हो, किंतु ऐसा हुआ नहीं। लड़की पैदा करने में मेरी माँ का कोई दोष न होते हुए भी उसकी ससुराल में उसे इस बात की सजा दी जाती रही कि उसने लड़की को जन्म क्यों दिया। मेरी दादी के कहने पर वह क्यों सहमत नहीं हुई मेरे जन्म से पहले भ्रूण की जांच करवाने और फिर जन्म से पहले ही मुझसे पीछा छुड़ा लेने के लिए। अपनी बात को जारी रखते हुए निशा ने कहा, मेरे जन्म के बाद मेरी माँ के पेट में पल रहा अगला बच्चा लड़का है या लड़की, ये पता लगाने की फिर योजना बनी, और कहा जाता है कि इस योजना में परिवार का साथ न देने के कारण मेरी दादी के कहने पर मेरे पिता ने ही मेरी माँ को इतना मारा पीटा कि उसकी मौत हो गई। कहते कहते निशा का गला भर आया था। अपने आप को संभाल कर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी माँ की मौत इत्तेफाकन नहीं बल्कि मेरे पिता द्वारा की गई हत्या थी, किंतु मेरी परवरिश का वास्ता देकर मेरी माँ की हत्या को पुलिस से मिलकर इत्तेफाकन मौत का मामला बनाया गया। इसके बाद मेरा पिता मुझे अपने साथ ले गया, पर जैसे ही उनकी दूसरी शादी की बात कहीं चलने लगी और उनकी पहली पत्नी की संतान के रूप में मैं उनकी दूसरी शादी की राह में रुकावट बनने लगी, तो मुझे फिर से मेरे नाना नानी के पास भेज दिया गया। बहाना किया गया नाना नानी के यहाँ भेजकर मुझे पढ़ाने का, मगर मुझे मालूम है कि मेरे खर्चे के नाम पर मेरे पिता ने कभी एक नया पैसा भी मेरे नाना नानी को नहीं दिया। संघर्षों से जूझते हुए मैं पली बढ़ी, पढ़ी लिखी और एक स्कूल टीचर के रूप में अपने पैरों पर खड़ी हुई तो मेरे नाना नानी व मामा जी मेरी शादी की चिंता करने लगे। रिश्तेदारी के ही किसी व्यक्ति ने जब बताया कि फला लड़का देखने में सुंदर व पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं लगा है अभी, किंतु लग जाएगा, और नहीं भी लगेगा तो भी कोई खास बात नहीं है। घर की अच्छी जमीन है, कुआं है, ट्रैक्टर है, गाड़ियां हैं, अपना कोई कारोबार शुरू करेगा तो भी लोग उसके आगे पीछे घूमेंगे। उस बिचौलिए ने मेरे नाना नानी व मामा मामी की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि उन्होंने लड़के को देखने के बाद ये कहते हुए उससे मेरा रिश्ता पक्का कर दिया कि उसकी नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, निशा तू तो लगी हुई है। मैं ससुराल गई। कुछ दिन सब कुछ ठीक पर्दे में रहा, किंतु बाद में धीरे धीरे सब कुछ सामने आने लगा। पति शराब पीता था, टोकने पर मारपीट करता था। सास ससुर को कहती तो वो भी उसी का पक्ष लेते हुए कहते कि तू नौकरी करती है ना, इसी का रूप दिखाती है ना, छोड़ दे नौकरी। मास्टरनी है तो स्कूल में ही मास्टरनी बनकर रहे, घर में मास्टरनी बनने की कोशिश मत कर। मैं भी अपनी माँ की तरह जैसे तैसे करके सब सहन करती रही। साल भर बाद परमात्मा ने मेरी कोख में एक बेटी को इस संसार को भेजा, पर बुद्धि के नाम पर उसे कुछ नहीं दिया। लंबा समय बीतने पर भी वह सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार न कर सकी। बड़ी होने पर उसके जो कार्य उसे करने चाहिए थे वो भी मुझे ही करने पड़े। पति को तो शराब पीकर मेरे साथ झगड़ा करने व मारपीट करने से ही फुर्सत नहीं थी। कुछ कहती तो आरोप यही होता कि मैं नौकरी करती हूँ इसलिए रोब जमाती हूँ। हालात ऐसे हुए कि जीने की इच्छा न रही, पर जीने को इसलिए मजबूर थी कि मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा। मेरा ये दुख ऐसा था
कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। मायका तो मेरा था ही नहीं, ननिहाल था। पति का घर छोड़कर ननिहाल पर बोझ बनना मैंने किसी भी तरह से उचित नहीं समझा था। अपनी बेटी के लिए अपनी नौकरी में व्यस्त और मस्त रहने की कोशिश की मैंने, मगर यह भी पति व सास ससुर को गवारा नहीं हुआ। बेटी की देखभाल के लिए मेरी नौकरी छुड़वाने की कोशिश करने लगे। न मानने पर कभी मेरे चरित्र पर आरोप लगाते तो कभी कोई भी बहाना करके मेरी मार पिटाई करते। ऐसे हालातों में मेरा जीना मुश्किल हो गया था कि तभी मेरा स्थानांतरण एक ऐसे विद्यालय में हो गया जिसमें एक शिक्षक साहित्यकार सेवारत थे। जिला पुस्तकालय में उनकी पुस्तकों को मैं पहले भी देख व पढ़ चुकी थी। अब व्यक्तिगत रूप से उनके संपर्क में आने पर उनके लिखे हुए को भी पढ़ा और जो उन्होंने अभी तक लिखा नहीं था वह भी उनके व्यवहार में देखा, सुना, महसूस किया व उनसे सीखा। हालांकि मैंने अपनी व्यथा कथा उन्हें नहीं सुनाई थी, किंतु फिर भी बातों बातों में उनसे प्रेरणा पाकर मैंने अपने जीवनानुभवों को लिखना शुरू किया था और उसी के प्रतिफल के रूप में मेरी ये पहली कृति उपन्यास विधा में औरत की व्यथा कथा नाम से आपके सामने आई है। साहित्य अकादमी ने इसे श्रेष्ठ कृति के रूप में चुना है, इसके लिए अकादमी की आभारी हूँ। और आपने मेरी रचना यात्रा के रूप में मेरी नहीं बल्कि इस समाज की एक उस औरत की व्यथा कथा को सुना है जो मेरी जगह कोई भी हो सकती है। मेरा नाम निशा है, उसका दिशा, दीक्षिता, दीपशिखा, दीपाली, अनीता, विनीता, सुनीता, कविता या फिर पूजा, पार्वती, नेहा, सनेहा कुछ भी हो सकता है, पर उसकी व्यथा कथा वही मिलेगी जो कि मेरी या फिर मेरे उपन्यास की नायिका पूजा की है। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। कहते हुए निशा मंच से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई थी, किंतु अब तालियों की ताल पर दर्शकों की खुसर फुसर नहीं बल्कि चेहरों पर उससे परिचय व उसके प्रति सम्मान का भाव था। अभी आप सुन रहे थे आनंद प्रकाश आर्टिस्ट से कहानी, शीर्षक था औरत की व्यथा। और अब इस कहानी पर प्राप्त एक प्रतिक्रिया। जी हाँ, 29 फरवरी 2024 को प्रातः 7:15 बजे आकाशवाणी रोहतक से प्रसारित कहानी को सुनने के बाद कैथल से वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर तेजेंद्र जी ने हमें मैसेज किया है कि आज दिनांक 29 फरवरी 2024 को प्रातः 7:15 बजे आकाशवाणी रोहतक से बहुविध साहित्यकार आनंद प्रकाश आर्टिस्ट की कहानी औरत की व्यथा सुनी। कहानी सुनकर सरकारी साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मान समारोह के दौरान चयनित साहित्यकारों को सम्मानित किए जाने वाली प्रक्रिया का पता चला। कहानी सामाजिक परिवेश से जुड़ी लगी। आज भी समाज में लड़की के जन्म को अशुभ मानना, पुत्र पुत्री के पालन पोषण में अंतर, लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना, मद्यपान, शराब पीकर पत्नी को पीटना जैसी सामाजिक बुराइयां किसी न किसी रूप में समाज में सिर उठाती रहती हैं। कहानी की नायिका की व्यथा लगभग हर नारी की व्यथा रही है। लगभग 2-2.5 दशक पहले तक ये सामाजिक बुराइयां आम थी। कहानी नायिका के प्रति संवेदना जगाती है और नारी संघर्ष को प्रणाम करती है। कहानी में तालियां बजाने की औपचारिकता अच्छा एवं यथार्थपूर्ण प्रयोग लगा। कहानीकार की वाचन शैली शुद्ध, स्पष्ट, प्रवाहमय तथा प्रभावशाली थी। कहानी रचनाकारों को संदेश देती है कि बेशक कम लिखो, यथार्थ लिखो, भोगा हुआ सच लिखो, प्रथम कृति भी सम्मान अथवा पुरस्कार अर्जित कर सकती है। इस प्रतिक्रिया के लिए डॉक्टर तेजेंद्र जी का बहुत बहुत आभार। आप भी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट द्वारा हमें बता सकते हैं कि कहानी आपको कैसी लगी। नमस्कार।